नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में 1 लाख की आबादी पर विश्व में सबसे कम कोविड-19 मरीज। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 56% हुई। 2,37,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा के पुरी में कल से रथ यात्रा आयोजित करने को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में कल से 30 जून तक पूर्णबंदी का आदेश दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 5 नगर निगम वार्ड में तेजी से बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा के दौरान भारत रूस रक्षा और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से चर्चा होगी। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी चंद्रिका जोशी के साथ मैं मुकेश कुमार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में घनी आबादी के बावजूद 1 लाख की आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। 1 लाख की आबादी पर देश में केवल 30 लोग ही कोविड-19 से संक्रमित हैं, जबकि विश्व में ये औसत 1 लाख की जनसंख्या में लगभग 114 लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 1 लाख में से 671, जर्मनी में 583, स्पेन में 526 और ब्राजील में 489 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की दर 55.77% हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया, तो अपने केसेस को देखें तो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस जो हम देख रहे हैं वो अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जो हम कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, तो हमारा स्तर बहुत नीचे है। एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम पूरा काउंट करके देखें तो नंबर ज्यादा है। कई यूरोप की कंट्रीज तो हमारे एक स्टेट की पॉपुलेशन की हैं। इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो नंबर्स के करना जरूरी नहीं रहेगा, हमें पॉपुलेशन पर मिलियन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर हम अपना रिकवरी रेट देखें तो वो भी दिन पर दिन बढ़ रहा है और इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे जो पेशेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको माइल्डर इलनेस है और इसलिए वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। सीवियर केसेस हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या जो आईसीयू में आते हैं, वो और देशों की मात्रा से हमारे यहाँ कम है। कोरोना वायरस के अब तक 2,37,195 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,440 रोगी ठीक हुए हैं। इस समय लगभग 1,74,387 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या मौजूदा मरीजों से 62,808 अधिक है। कोरोना की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 723 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या 262 कर दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,43,267 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 69,50,493 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में लगभग 12,000 रोगी होम क्वारंटीन में हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच की संख्या 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब प्रतिदिन लगभग 18,000 नमूनों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और केंद्र सरकार कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के गंभीर मामले कम हैं और अधिकतर मामले हल्के लक्षण वाले हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में 7,000 बिस्तर खाली हैं। सरकार ने कहा है कि घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के रोगियों को पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाएगा। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन में रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की सीमा का पुनः निर्धारण करने की सिफारिश की गई है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में इसके बाहर और अंदर की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए। समिति ने यह भी सलाह दी है कि सभी संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाया जाए और पहचान होने पर उन्हें क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए। इस कार्य में आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप दोनों का
इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति ने कहा है कि प्रभावित व्यक्तियों का इलाज अस्पताल, कोविड देखरेख केंद्रों या घरेलू क्वारंटीन में किया जाना चाहिए। दिल्ली के प्रत्येक जिले को बड़े अस्पतालों से जोड़ा जाएगा ताकि संक्रमित व्यक्तियों को उचित इलाज मिल सके। समिति ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए एक समय सारणी भी तैयार की है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा में कोविड-19 जांच अब 2,400 रुपए में होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन निजी प्रयोगशालाओं पर नजर रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जांच के लिए रोगी से सही कीमत ली जाए। इनमें जीएसटी और अन्य कर भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 3,382 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में 5,956 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं 2 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 85 हो गई है। तमिलनाडु के मदुरई जिले में कल आधी रात से 7 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बारे में जारी आदेश में कहा कि मदुरई के आसपास के गांवों और कस्बों में भी पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें केवल सवेरे 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। इस बीच राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 62,000 से अधिक हो गई है। आज 2,700 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बेंगलुरु में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण 5 नगर निगम वार्ड में 10 दिन के लॉकडाउन का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जिस गली में अधिक मामले सामने आए हैं उसे पूरी तरह सील कर दिया जाए। क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है। संस्थानों में क्वारंटीन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कोविड वॉर रूम सरकारी और निजी अस्पतालों में खाली पड़े बिस्तरों पर नजर रखेगा। संक्रमितों के लिए बिस्तर की व्यवस्था और बिना लक्षण वाले रोगियों को कोविड देखभाल केंद्रों में भेजने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। मुंबई में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए आज से त्वरित कार्य योजना मिशन जीरो शुरू की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मिशन जीरो के तहत 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए मुलुंड, भांडुप, अंधेरी, मलाड, बोरिवली, दहिसर और कांदिवली क्षेत्रों का दौरा करेंगी। कोविड से संक्रमित सभी संदिग्ध रोगियों को तुरंत अलग कर क्वारंटीन में भेजा जाएगा और उनके स्वैब के नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इससे रोगियों की जल्द से जल्द पहचान होगी और समय पर उपचार भी हो सकेगा। मुंबई नागरिक निकाय के अब तक के प्रयासों से मुंबई शहर का डबलिंग रेट अब 36 दिनों तक पहुंच गया है। मुंबई में वर्तमान में 39,347 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 3,669 लोग इस बीमारी से अब तक दम तोड़ चुके हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोविड रोगियों की पहचान के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य में अधिक से अधिक लोगों की जांच के लिए 1 लाख से ज्यादा टीम गठित करने का निर्देश दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य परीक्षण का काम जिलों के कंटेनमेंट वाले इलाकों के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में भी किया जाएगा और जिनमें भी कोविड संक्रमण के लक्षण दिखेंगे उनके उपचार की तुरंत व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्क्रीनिंग करने वाली टीमों के पास पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए। सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में 2 दिन के भीतर कोविड हेल्प डेस्क गठित कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण करके कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था का जायजा लेंगे। सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नामित किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए हैं। कानपुर में सरकारी आश्रय गृह में 57 बालिकाओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर के बाद ये नोटिस जारी किए गए। इनमें से 5 बालिकाएं गर्भवती पाई गईं और 1 एचआईवी संक्रमित है। आयोग के बयान में कहा गया है कि कुछ समय से इन सभी में कोविड-19 के लक्षण नजर आने की खबर थी, लेकिन जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने में देरी की गई। मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे कोरोना महामारी से लड़ाई में देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री गोयल ने कहा कि रेल के डिब्बों में कोविड-19 रोगियों के उपचार की व्यवस्था करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वाराणसी मंडल के मऊ जंक्शन पर भर्ती 59 रोगियों में से 8 को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में नई दिल्ली के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो तथा एलाइड साइंसेज में मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनाली बाली ने बताया कि कोविड-19 के संबंध में विभिन्न स्रोतों से मिल रही गलत जानकारी से लोगों में डर पैदा हो गया है और इस बीमारी को लेकर उनमें गलत धारणा बन गई है। उन्होंने लोगों से केवल विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने को कहा। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझें। अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सर गंगाराम अस्पताल के रूमेटोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता फोन नंबर 011-2331-4444 और 1800-115767 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में 1 लाख की आबादी पर विश्व में सबसे कम कोविड-19 मरीज हैं। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 56% हुई। 2,37,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा के पुरी में कल से रथ यात्रा आयोजित करने को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले में कल से 30 जून तक पूर्णबंदी का आदेश दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 5 नगर निगम वार्डों में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा के दौरान भारत रूस रक्षा और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से चर्चा होगी और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के साथ कल से ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति दे दी। न्यायालय ने कहा कि वो रीति रिवाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता और इसलिए इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए, ये राज्य सरकार, केंद्र और मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा जाता है। न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित करेगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालात बेकाबू होने पर ओडिशा सरकार यात्रा या संबंधित समारोहों को रोक सकती है। उच्चतम न्यायालय ने 18 जून को कहा था कि ये जनता के स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण पूरी रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ को राज्य सरकार ने सूचना दी थी कि रथ यात्रा के दौरान चीजों को सुगम बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन और केंद्र के साथ समन्वय किया जाएगा।
इस पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और एएस बोपन्ना भी शामिल हैं। पीठ को केंद्र ने सूचना दी है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना और राज्य तथा मंदिर न्यास के साथ समन्वय से रथ यात्रा आयोजित की जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में रथ यात्रा को अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के भाई बहनों सहित महाप्रभु जगन्नाथ के श्रद्धालुओं के लिए विशेष है। इस बीच गुजरात में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ने कल अहमदाबाद में निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा न निकालने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा रथ यात्रा पर रोक लगाने के बाद जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ये फैसला किया गया। अहमदाबाद के जमालपुर के 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास जी ने पत्रकारों को बताया कि कल 143वीं वार्षिक रथ यात्रा मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाएगी। यह निर्णय मंदिर ट्रस्ट की कल शाम हुई बैठक में लिया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, राज्य के डीजीपी और अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त भी शामिल थे। महंत दिलीप दास जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के तीनों रथ कल मंदिर परिसर के भीतर ही प्रदक्षिणा करेंगे। हालांकि मंगला आरती, महाभोग और पहिंद विधि जैसी सभी धार्मिक औपचारिकता परंपराओं के अनुसार की जाएगी। अहमदाबाद में हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा के 14 किलोमीटर लंबे पारंपरिक मार्ग पर एकत्र होते हैं, लेकिन पिछले 143 वर्षों में यह पहली बार होगा जब अहमदाबाद शहर के पारंपरिक मार्ग पर वार्षिक रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लद्दाख झड़प मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सरकार पर टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय सेना और उसकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता के सही अर्थ को समझने की जरूरत है। श्री नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की टिप्पणी कुछ और नहीं, शब्दों का जाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय उतने परेशान नहीं दिखाई दिए जब उनके कार्यकाल में चीन ने भारत की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश चीन से 2 लड़ाइयां लड़ रहा है, एक इस देश से आए कोरोना वायरस से और दूसरी सीमा पर। उन्होंने कहा कि इन दोनों संघर्षों में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। श्री केजरीवाल ने कहा कि समूचा देश डॉक्टरों तथा सैनिकों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सबको एकजुट होकर ये लड़ाइयां लड़नी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की राजनीति या गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि सरकार और विपक्ष को सीमा पर चीन के साथ तनाव के हालात में परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में एक कर्नल सहित सेना के 20 जवानों की शहादत पर देशवासी गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार को राष्ट्रहित और सीमा दोनों की रक्षा करनी चाहिए। अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने पिछले सप्ताह गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के विरोध में आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। व्यापार संघ के सदस्यों ने करोल बाग के मुख्य बाजार में चीन की वस्तुओं को जलाया। संघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में विरोध कर रहे व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापार संघ ने हाल ही में चीन के उत्पादों के बहिष्कार के लिए भारतीय सम्मान हमारा अभिमान नाम से राष्ट्रीय अभियान चलाया था। श्री खंडेलवाल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि देश भर में व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने चीन की वस्तुओं के बहिष्कार अभियान के प्रति काफी उत्साह दिखाया है। आज इस समय में देश जब पूरा एकजुट होकर के खड़ा है, व्यापारी देने को जब तैयार नहीं है, कस्टमर चाइना का माल लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिसंबर 2021 तक हम आपको दिखाएंगे कि देश मिलकर के चाइना को घाटा करेगा और हमारे सारे व्यापारियों ने ये तय किया है कि हम अपने मार्जिन कम कर देंगे, लेकिन किसी भी हालत में हम अपना चाइना का माल नहीं बेचेंगे, हम अपना हिंदुस्तान का माल बेचेंगे। व्यापार संघ ने देश भर के व्यापारियों से अपील की कि वे आगामी त्योहारों के मद्देनजर चीनी उत्पादों को न बेचें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी,
ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर आज मॉस्को के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान वे दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। वे मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भी भाग लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को मॉस्को में विजय परेड आयोजित की जाएगी। राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर गए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन 9 मई को होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर इसे स्थगित कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कान फिल्म मार्केट में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए जल्दी और आसानी से अनुमति देने के लिए फिल्म सुविधा केंद्र की पहल की है। उन्होंने वैश्विक फिल्म निर्माताओं से भारत में फिल्मों की शूटिंग करने और वैश्विक बाजार के लिए फिल्में बनाने का आह्वान किया। It will not be yet another window, but in real meaning it will be a single window where all state government permissions, all central government, ASI, Animal Welfare Board and other related permissions will come in one go, because that is most necessary and it will save the time and unnecessary cost. So my appeal to the international film fraternity is come, invest, shoot in India and sell in the global market as global brand. श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस वर्ष कान फिल्मोत्सव के लिए भारत की तरफ से मराठी फिल्म माई घाट और गुजराती फिल्म हिल्लारो को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। Indian pavilion is attractive even in online format. Virtual place is now will be real place for production, for distribution, script, filming, film sales, syndicate. So this becomes a virtual place, becomes a real partnership place. Pavilion will showcase films and numerous webinars. We as INB will assist you to connect to the right people. Our soft power, India's soft power is film. So many languages, so many films. I hope that the 2 films which we have seen this year in the Cannes Film Festival, Mai Ghat of Marathi and Olero of Gujarati, will definitely be appreciated world over. श्री जावड़ेकर ने 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी के लिए पोस्टर और सूचना पुस्तिका भी जारी की। ये फिल्मोत्सव इस वर्ष 20 नवंबर से गोवा में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ फोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 के दौरान भी सऊदी अरब से आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार प्रतिबद्धताएं कायम रखने से वे अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जरूरतें सुनिश्चित करने से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का पता चलता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए सऊदी अरब के अधिकारियों की सराहना की। भारत ने अफगानिस्तान के हिंदू और सिख समुदाय के नेता निदान सिंह का आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए जाने की कड़ी भर्त्सना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाना और उन पर कार्रवाई करना चिंता का विषय है। प्रवक्ता ने बताया कि भारत अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार के संपर्क में है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज देश के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। इससे औषधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। देश में कोविड-19 महामारी से लड़ाई में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, चिकित्सा, वस्त्र तथा उपकरण और आयुष के क्षेत्रों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर होने वाली इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने हर घर शौचालय, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ भारत अभियान और सुविधा सैनिटरी नैपकिन कार्यक्रम के जरिए मात्र ₹1 में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि भंडारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से आम लोगों तक गुणवत्तापूर्ण दवाएं सस्ती कीमत पर मुहैया कराई जा सकी हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है, जो कि अगले 5 दिन तक चलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने कहा, वर्चुअल हेल्थ एंड हाइजीन एग्जीबिशन लॉन्च टुडे which is inaugurated by the Honorable Minister Mansukh Mandaviya actually positions India in a very unique place. One of the key features of this is not only the domestic visitors, but the close to 200 buyers who are looking at sourcing these items from India. It will position India as a truly reliable supplier in the global supply chain in these products. श्री मंडाविया ने दवाओं और चिकित्सा संबंधित उपकरण के स्वदेश में ही निर्माण के लिए बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक बल प्रदान करेगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि से संपन्नता योजना के तहत राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हींग और केसर उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वित्त वर्ष में लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने की भी योजना है। राज्य सरकार किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों में कृषि से संपन्नता योजना के तहत हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहित करेगी। वहीं प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना के तहत राज्य के लगभग 1 लाख किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक 20,000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार करसोग के कुलद, पांगी के ठांगी, चंबा के धातु शिल्प, चंबा की चुक और भरमौर की राजमा को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार भी मिल सकेगा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संस्कृत के महान लेखक कालिदास की जयंती के अवसर पर कहा कि सार्वजनिक सेवा, तपस्या, बलिदान, भारतीय दर्शन शास्त्र और जीवन मूल्यों के बारे में उन्होंने अनूठा ज्ञान दिया। श्री मोदी ने कहा कि सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद कालिदास ने प्रसिद्धि तथा अपने प्रयासों तथा दृढ़ता से विद्वता हासिल की। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महान विद्वान के जीवन और लेखन से सीख लेने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पार्टी ने बताया है कि इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से दिल्ली के 25 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 180 अंक उछलकर 34,911 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 10,311 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹17 मजबूत होकर 76 रुपए 3 पैसे हो गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $42 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। नीति आयोग बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के सहयोग से भारत में डीकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत 2008 से ITF का सदस्य है। ITF के महासचिव योंग ताई किम और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इस परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगे।
योजना से कंपनी के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में 1 लाख की आबादी पर विश्व में सबसे कम कोविड-19 मरीज। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 56% हुई। 2,37,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा के पुरी में कल से रथ यात्रा आयोजित करने को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में कल से 30 जून तक पूर्णबंदी का आदेश दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 5 नगर निगम वार्ड में तेजी से बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा के दौरान भारत रूस रक्षा और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।